बाजार बोलता है एफ आई का डेटा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एफ लगातार सेलर बने हुए हैं, लेकिन कितने बड़े सेलर हैं। कल के सत्र में वो डेटा देख लेते हैं तो 2382 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए हैं। डीआईज 1078 करोड़ रुपए की बाइंग करके गए हैं। तो डीआईज का क्वांटम अब थोड़ा सा सुस्त होता हुआ और एफ का क्वांटम उसी रेंज में बना हुआ, जिसकी वजह से मार्केट भी थोड़ा चॉपी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं, वहाँ से अगर कुछ राहत मिलती हो तो ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो अमेरिकन मार्केट तो कल 300 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। डाउ जोन्स, शंघाई, हैंसेंग ग्रीन मार्क जरूर है, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। निकाई में फ्लैट टू नेगेटिव रुझान है। कोस्पी में जरूर कह सकते हो कि एक मीनिंगफुल बाउंस बैक है, करीब 0.25% का। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहां पर की अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयर्स में जो नाम है, सबसे ऊपर है थंगामाइल ज्वेलरी, करीब 7.7% ऊपर। आर पावर करीब 6.5%। पटेल इंजीनियरिंग राइट इशू के बाद अब 6.25% ऊपर। आईजीएल, एचसीसी यहाँ पर भी एक अच्छा सर्च देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि लूजिंग साइड पर हैं। तो लूजिंग साइड पर जो काउंटर है उसमें एक्सो इंडिया करीब 12% नीचे। यहाँ पर कुछ प्रमोटर के स्टेक की बात थी। साथ ही अगर देखेंगे तो शक्ति पंप करीब 6%। एचबीएल इंजीनियरिंग 4.25%। रेफेक्स में आज 2 दिन की रिकवरी के बाद करीब 4% की गिरावट, और पॉलीकैप में करीब 4% की गिरावट। आगे बढ़ते हैं सर। रचित भाई, एक इम्पॉर्टेंट खबर जो यहाँ पर देखने के लिए मिली है वो तेल कीमतों में थोड़ी रिकवरी देखने के लिए मिली आज, और उसके पीछे कारण भी है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कि वेनेजुएला के तेल टैंकर्स को ब्लॉक कर दिया पूरी तरह से, और उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला पर हमला भी कर देंगे। हमारी सेना जो है वो ज़मीनी हमला करने के लिए तैयार बैठी है। अब वेनेजुएला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई तो ज़्यादा कर नहीं पा रहा था दूसरे सैंक्शंस के बाद से। तो ज़्यादातर जो उनकी सप्लाई थी थोड़ी बहुत परमिशन लेकर या किसी दूसरे तरीक़ों से थी। दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार उन्हीं के पास है, क्योंकि वो बेच ही नहीं पा रहे काफ़ी समय से तेल। अब पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में तेल की कीमतें तो 6% गिरी हैं। अब ब्रेंट क्रूड $60 बैरल के नीचे आ गया है। लेकिन अब इस परिस्थिति में चूंकि थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन गरमा रही है, पहले भी गरमाई थी, तो ऐसे में ऑयल कंपनीज पर क्या करें और तेल कीमतों का क्या होगा? हम साहब एक बार जी। अपना ट्रिगर ऑन कर देते हैं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब वो हो जाता है ना कि जब ट्रम्प साहब अपना डांस चालू करते हैं तो वो डीजल इंजन पे भी नाचना चालू कर देते हैं। अब वो वेनेजुएला वाली बात को लेके और एम्पलीफाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सर एक ना डेवलपमेंट पहले से आता हुआ दिख रहा था जिस तरीके से वो सारी बातें कर रहे थे। डेफिनेटली क्रूड में एक स्पर्ट जरूर देखने को मिल सकता है और ये स्पर्ट कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। बट सर मैं कहूंगा कि सर ज्यादा बेटर होंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस उनका मेरे से फार सुपीरियर है। मैंने उनको ऑन एंड ऑफ देखा है कि एग्जैक्ट वो क्या प्राइस देखते हैं क्रूड जाते हुए। जिस तरीके से अभी पोजीशन है, मेरी समझ से अभी आपको यहाँ 5 से 7% का अपसाइड और देखने को मिल सकता है। अब उसमें यही होगा सर कि जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, अभी जब आपके चैनल के माध्यम से हम पहले भी शो कर रहे थे तब यही बात हो रही थी कि लोअर लेवल्स पे उन पे पोजीशन बनाने के एज एन अपॉर्चुनिटी लेंगे। ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही वन साइडेड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक मूवमेंट आएगा जिससे एक अपसाइड आपको रजिस्टर होता हुआ दिखेगा, और ओएमसी थोड़ा सा कूल ऑफ करेंगे। अगर जैसे हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको 442 444 लेवल्स तक का जाता हुआ दिख सकता है। और बीपीसीएल की भी हम बात करें, जिस तरीके से ये पोजीशनड है, हो सकता है आपको एक बार 352 356 तक की रेंज पे आता हुआ दिख जाए। बट मैं ये नहीं कहूंगा कंप्लीट गेम चेंज नहीं होता। उसके बाद आपको थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिख सकता है, और जैसे ही करेक्शन आएगा ये ओएमसीज में वापस मूवमेंट आएगा। तो मेरी समझ से लोअर लेवल्स पे ओएमसीज में पोजीशन बना के रखनी चाहिए। ठीक है। वरुण जी, रचित जी तो निचले स्तरों पे ओएमसीज में पोजीशन बनवा रहे हैं। आप बताओ, आप क्या करवाएंगे और वो जी स्तर कौन से होंगे? देखिए जी। जी देखिए विवेक जी, आप जैसे रजत जी ने बात किया, उन्होंने जो सबसे बढ़िया पॉइंट रेस किया था कि ओएमसीज जो है वहां पर आप लोअर लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। हाल फिलहाल आप देखेंगे तो जीआरएम्स मार्जिन्स पर जो काफी सवाल उठे थे कि जो अच्छी जीआरएम मार्जिन इंप्रूवमेंट आया था, वापिस वो घट सकते हैं। इसी के कारण ओएमसीज में आप देखेंगे या जो ऑयल स्टीम कंपनीज है वहां पर आपको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला था। बट आप देखेंगे तो
जैसे ब्रेंट क्रूड या WTI आप देखेंगे तो जो लोअर लेवल्स पे सस्टेन रहा है, और करीबन MCX में भी आप क्रूड देखेंगे तो 5080 के अराउंड चल रहा है। 4850 4900 का एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, वहां से अगर नीचे जाता है तो और नीचे जाने की संभावना है। इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा रशिया यूक्रेन का जो युद्ध का जो चल रहा था, जो वो वहां पर भी पूर्ण विराम लगने की कोशिश हो रही है। तो उस कारण एनर्जी प्राइसेस आप देखेंगे, नेचुरल गैस में भी विवेक जी हम काफी बार बात कर चुके हैं, नेचुरल गैस भी 490 से आप देखेंगे तो लगातार गिरता जा रहा है, करीबन 360 के करीब आ चुका है। तो एनर्जी प्राइसेस में ऑल अराउंड यहाँ पर आप सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। बट ए लेवल्स पर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास है, और यहाँ से 5 to 6% 10% का जो भी कोई अपसाइड यहाँ से नकार नहीं सकते। बट उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो प्राइसेस है वहीं पे रहेंगे। तो बिल्कुल लोअर लेवल पर जैसे BPCL हमें अभी भी अच्छा लगता है। BPCL की आप बात करेंगे तो करीबन 330 335 के लेवल्स के आसपास अगर BPCL हमें ऐड करने को मिलता है तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। IOCL में आप देखेंगे तो करीबन लॉन्ग टर्म सपोर्ट 145 140 के बीच में है, तो वहां पर IOCL में आप ऐड कर सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, वहां पर भी आप अगर देखेंगे तो आपको जो लोअर लेवल्स 440 के अराउंड मिलते हैं, तो बिल्कुल वहां पर ऐड करा जा सकता है। तो OMC से यहाँ पर जो 5 to 10% का करेक्शन अगर और मिलता है तो बिल्कुल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो 5-10% के करेक्शन के बाद अगर आप खरीदारी करते हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल जोन होंगे OMC's काउंटर में। ठीक है सर, क्लियर हो गई बात। तब आगे बढ़ते हैं। सेबी की बोर्ड बैठक है आज और कुछ फैसले लिए जाने हैं जिसमें कि NRIs के लिए KYC नियमों में ढील दी जा सकती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही अगर देखें तो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन शुरू करने पर निर्णय हो सकता है। सेबी के अधिकारियों के लिए भी डिस्क्लोज़र नियम संभव है कि वो मिठाई क्यों लेते हैं, कहाँ से गिफ्ट ले रहे हैं, इन सब का भी डिस्क्लोज़र थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उन पर भी नियम सख्त होते जा रहे हैं होने की बात है। म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट लोड हटाने पर भी बात हो रही है। अभी तक 2018 से 5 बेसिस पॉइंट का एग्जिट लोड चार्ज किया जा रहा था, उससे पहले 20 बेसिस पॉइंट का था, तो वो कम करके 5 बेसिस पॉइंट पर लाए थे, अब वो भी एग्जिट लोड हटाया जा रहा है। रचित भाई ये बताएं, आज सेबी के बोर्ड बैठक में जो फैसले लिए जाने हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए कौन सा फैसला लग रहा है, और क्या कुछ इम्पैक्ट होगा उनका किसी शेयर पर? सर ऑन अ लाइटर नोट, जिस तरीके से हमारी और सेबी की सिचुएशन बनी रहती है, मतलब वरुण भाई भी इस चीज को बहुत कंफर्टेबली समझेंगे। हमें हर चीज ही इंपॉर्टेंट लगती है, और सेबी का तो ये हाल हो गया ना, मतलब वो कोई भी चेंज लाते हैं तो हम हर जगह से ऐसे हो जाते हैं कि भाई देख लो सारा कंप्लायंस है कि नहीं है। और सर वो मिठाई वाली बात जो है वो एक बेनिफिशियरी तो हो सकती है, बट सर वो मिठाई मतलब आई डोंट सी इट कि कैसे कहाँ पे क्या होता है, अभी तक मेरा वो पाला नहीं पड़ा है। बट हाँ, डिस्क्लोजर सर इम्पोर्टेंट है, और हमने देखा भी है पहले भी जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आई थी। उसके साथ साथ सर ये जो है ना कि एग्जिट लोड बिल्कुल ही हटा देना, ये कहीं ना कहीं एक एंड कंज्यूमर के लिए तो ठीक है, बट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए मैं समझता हूँ ये एक डैम्पनर का ही रूप रहेगा। 20 basis point was high enough, but 5 basis point I believe was reasonable। और होता क्या है ना सर कि अगर आप एग्जिट रूट बिल्कुल ही हटा देते हैं तो फिर इट बिकम्स इजी फॉर देम टू एग्जिट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। मेरा एग्जिट लोड ही नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी ऑफ जो फंड फ्लो है उसका एक डैम्पर रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये तो नहीं ही इनको करना चाहिए। ये पूरी जो एक इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उसके लिए भी एक थोड़ा सा डैम्पर रहेगा। तो मैं समझता हूं ये अगर फैसला ना आगे पारित हो तो ठीक है, अदरवाइज AMC स्टॉक्स में आपको और करेक्शन और डाउनसाइड आता हुआ दिख सकता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे शेयर हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि AMC शेयर्स पे थोड़ा सा एक अलग इम्पैक्ट आ रहा था, और वो अलग खबरें थी। ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स भी अब दोबारा से थोड़ा सा पिटना शुरू हो गए। थोड़ा फ्यूल मिल रहा था उनको मार्केट के सेंटीमेंट के साथ, लेकिन अब वो भी दोबारा से पिटाई शुरू हो गई है। वरुण जी, आपको कोई AMC शेयर ऐसा लग रहा है जो कि निचले स्तरों पर खरीदना चाहिए, या ऊपरी स्तरों पर चल रहा है कि यहाँ पर अभी कॉशियस हो जाना चाहिए कि अभी और पिटेगा?
देखिए विवेक जी, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर काफी दिनों से आप देखेंगे तो जो रेगुलेटर की तरफ से काफी बड़े न्यूज आ रहे हैं और वहां पर वॉलेटिलिटी बनी रहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एच जो आपने म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव की अभी बात की, तो वहां पर भी काफी चेंजेस आ रहे हैं। और HDFC एएमसी देखेंगे करीबन 3000 के लेवल में जो एडजस्टेड प्राइस हुआ है कॉर्पोरेशन के बाद, करीबन 3000 के लेवल से आप देखेंगे तो 2550 के लेवल से यहाँ बन चुके हैं। और डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो 200 SMA के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो वापस एक बाउंस आया था करीबन 2650 के आसपास, और अभी वापस करेक्शन आ रहा है। बट अगर जो प्राइसेस है वहां पर 2450 के आसपास सेटल होता है, तो HDFC जो AMC है वहां पर एक अच्छी खरीदारी बन सकती है। 200 SMA जनरली पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए अच्छा होता है। 200 SMA के आसपास अगर कोई लॉन्ग टर्म अच्छी क्वालिटी कंपनी मिल रही है तो वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो HDFC AMC पर मेरा ध्यान रहेगा। अगर 2450 के आसपास अगर हमें मिलता है तो बिल्कुल वहां पर एक बाय ऑन डिप करनी चाहिए। ठीक है, एक अब काउंटर स्पेसिफिक शुरू करते हैं बातचीत। रेलटेल, यहाँ पर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ हो सकता है कि करार हो जाए, इस तरह की इस स्ट्रीट में खबरें हैं। और इस रेलटेल अपने यूज़र्स को स्टारलिंक का इंटरनेट मुहैया कराएगी। रेलटेल अभी इंडिया के अंदर करीब 6000 रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई सर्विसेज देती है, जिसमें कि इनके पास 6 लाख सब्सक्राइबर भी हैं और 58% यूज़र्स जो हैं वो ग्रामीण इलाकों से हैं। रचित भाई, कितना इंपॉर्टेंट है रेलटेल के लिए एलन मस्क जैसी कंपनी के साथ लिंक होना? देखिए, जिस तरीके से एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो ओवरऑल आपकी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को तो बूस्ट देता है। बट सर, ये पर्टिकुलर न्यूज़ आना और इसके बाद इसको एवॉल्व करके पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करना और फिर अपने रेवेन्यू में उसका रिफ्लेक्शन आना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर ये डील हो भी जाती है तो एक आपको एक्सपर्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट बिल्कुल ट्रेंड चेंजिंग अभी नहीं, जब तक इनके नंबर्स में ये चीज़ और जब तक इनकी वर्किंग जिस तरीके से होती है उस पे पूरे तरीके से नहीं दिखता। इस न्यूज के चलते आपको एक अपसाइड जरूर देखने को मिल सकता है, बट मैं समझता हूँ आपको वो कैप होता हुआ दिखेगा कहीं भी 348 से 352 लेवल्स। उससे ज्यादा अपसाइड अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ इसमें आने के लिए। और नीचे में अगर कहीं पर कोई सपोर्ट वगैरह? देखिए, नीचे की बात करें तो अभी वैसे आप देखेंगे ना विवेक सर, मतलब ऑफ कोर्स यू आल्सो नो द चार्ट्स एंड यू रीड बेटर देन मी एटलीस्ट। अरे तो मैं नहीं सर, समझता हूँ सर आप देख आप एक्सपर्ट है सर, सेबी ने सर्टिफिकेट आपको दिया है। नहीं, मगर सर वो सर्टिफिकेट की बात छोड़िए, वैसे तो हमसे ज्यादा वेटरन, और कितनी बार ऐसा होता है कि मैं आप ही से सीख रहा होता हूँ इस शो में बैठ के, कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ तो मेरे को तो शर्म भी नहीं आती, मैं तो आगे बढ़ के बोल देता हूँ विवेक सर आप ही बता दीजिए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। लेट मी बी ऑनेस्ट, यू आर अ वेटरन और एक्सपर्ट की कैटेगरी अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे यू आर सिटिंग ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल। बट मार्केट रीडिंग की बात करें तो सर बहुत सारे डेटा पॉइंट होते हैं। जब भी कोई इंटरनेशनल न्यूज की बात होती है तो कितनी बार होता है कि मैं उस शो में नहीं भी हूं तो भी मैं आपका शो देख के एक बार देख लेता हूँ कि विवेक सर क्या बात कर रहे हैं, उससे थोड़े से क्यूज निकाल के मैं कहीं और बात करने चला जाता हूँ। तो सर ऐसा, तो आपको भी पता बहुत है बहुत मतलब। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं था कि आप हमारा शो बाद में भी देखते हैं, अलग तरीके से भी हाँ, देखते हैं। आपको मतलब दिस इज अच्छा। टू टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सर अब कि जिस तरीके से मतलब आप जितने भी एंकर्स हैं ना, सबकी अपनी अपनी एक है। सुमित सर डेटा मंचिंग में उनसे ऊपर मैंने नहीं देखा किसी को भी। जब फंडामेंटल एनालिसिस की बात होती है, इंटरनेशनल मार्केट्स की बात होती है, जो पकड़ आपकी है मैंने नहीं देखी। ओवरऑल इंडियन मार्केट्स में न्यूज और उसके इम्प्लीकेशंस को डिराइव करने में जब संदीप सर आके बैठते हैं ना, मैंने उनका तो आप के अलग अलग जो वो हैं पॉइंट्स हैं वो शोज में भी दिखते हैं सर। और बहुत इट्स ह्यूमन, नहीं समझ में आती कभी न्यूज पढ़ के, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं, एक दो दिन के शो देख लो, कहीं ना कहीं विवेक सर ने ये बात कर रखी होगी, हमको भी सीखने को मिल जाएगा, आगे जाके कमेंट्री कर चलिए, पाएंगे। बहुत बहुत ये शुक्रिया बोलना सर। कि समझ में नहीं आता, उससे अच्छा ये बोलना है कि हाँ सीख कर आ गए हैं, अब आपको बता देते हैं। तो सर चलिए। रेल टेल पे अभी मैं समझता हूँ सपोर्ट आपको लोअर लेवल्स पे देखने को मिल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं 308 से 312 की रेंज पे आता हुआ दिखेगा। बहुत ज्यादा एक एडवेंचर होना या कोई मैजिक बहुत नियर टर्म में नहीं दिखता सर। ठीक है, वरुण जी, आप फिल्में तो देखते ही होंगे। अगर हिंदी फिल्में देखने के शौकीन हैं तो बंसाली, संजय लीला बंसाली का जो प्रोडक्शन हाउस है वो बिक रहा है। अब उसमें 51% स्टेक सारेगामा ले लेंगे और 2030 तक ये पूरी खरीद कर ली जाएगी। अब भविष्य में सारी फिल्में जो भी भंसाली प्रोडक्शन से बनेंगी वो सारेगामा का उस पर बैनर लग कर आएगा। भंसाली, संजय लीला भंसाली ने बड़ी हिट मूवीज़ बनाई हैं,
फॉर एग्जांपल देवदास बनाई है, हम दिल दे चुके सनम बनाई है, और बहुत तरह की फिल्में बनाई। अभी नेटफ्लिक्स पर हीरा मंडी भी आई थी, और वो कौन सी थी, पद्मावत, वो भी एक मूवी उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई थी। बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं, बड़े अच्छे अच्छे सेट्स बनाते हैं। अब ये अभी आप देखोगे तो भंसाली प्रोडक्शन ने अपना स्टेक बेचा, उससे पहले करण जौहर ने बेचा। तो ये जितने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, लग रहा बॉलीवुड में अपना उन्होंने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं अब जो कंपनीज हैं वो टेक ओवर कर रही हैं। ऐसे में सारेगामा के लिए कितनी बड़ी खबर है एज एन शेयर होल्डर, वो क्या करें सर? जी, सबसे पहले तो विवेक जी, रचित जी की बात से मैं सहमत हूँ। आपका जब भी मुझे मौका मिलता है 12 o'clock शो में जल्दी ज्वाइन करने का, तो मैं आपका स्टॉक एक्सरे देखता हूँ, और वहाँ पर जो डिटेलिंग होती है, जो कंपनीज की आप पूरा एक्सरे करते हैं, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है थैंक यू। कि आप काफ़ी अच्छी एनालिसिस करते हो और आपकी पकड़ मार्केट पे काफ़ी अच्छी है। दूसरी बात आपने जो बताई संजय लीला बंसाली प्रोडक्शन की, जो यहाँ पर सारेगामा ने जो टेक ओवर, यहाँ पर उन्होंने स्टेक बेचा है। तो देखिए, संजय लीला बंसाली जाने जाते हैं अपने फेमस सेट्स के वजह से। काफ़ी लार्जर देन लाइफ सेट्स होते हैं। जैसे हीरा मंडी की आपने बात की, मुझे तुरंत रिकॉल हुआ, नेटफ्लिक्स पर मैंने सीरीज देखी थी। और जो जो उन्होंने वर्णन किया था, जो पिछले क्या कैसे रहा होगा उस जमाने में, तो वो सेट की भव्यता देख के ही आपको चकाचौंध कर देता है। तो बिल्कुल, ये फिल्म ही अलग बात है। बट देखिए विवेक जी, यहाँ पर जो बिजनेस की बात है, तो बॉलीवुड में आप देखेंगे तो लास्ट 4-5 ईयर से एक कंसोलिडेट हो रहा है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे तो कंटेंट चलता है। पहले के ज़माने में ऐसा था कि कोई अपना बहुत बड़ा हीरो कास्ट आ गया, वहाँ पर कास्ट बहुत बड़ा क्रू है, और उसके दम पर फिल्म चलती थी। अब फिल्म चल रही है कंटेंट पर। और कंटेंट आने के बाद जो बॉलीवुड में हमें अभी भी लग रहा है कि जो क्रिएटिविटी है वहाँ पर थोड़ी कमी है। तो इसीलिए आप देखेंगे तो जो जो प्लेयर्स जो है, जिनको क्रिएटिविटी पसंद है और जो अपने फिल्म में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उनकी अब मांग बढ़ी है। बिल्कुल, सारेगामा ने यहाँ पर स्टेक लिया है। संजय लीला भंसाली वैसे ही एक डायरेक्टर है, और उनका वैसे ही दिख रहा है। पर अभी आप चार्ट्स देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन मिला था करीबन 400 के लेवल से, और स्टॉक अभी भी अपना 200 SMA के नीचे चल रहा है। आप वीकली मंथली चार्ट पर भी देखेंगे तो वहां पर भी सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे कैसी फिल्में बन रही है और उनका प्रॉफिट कैसे हो रहा है। अभी आप देखेंगे धुरंधर फिल्म से इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा जान आने की कोशिश हो रही है। बट वैसी और फिल्में बननी चाहिए, तभी यहाँ पर आई थिंक रीरेटिंग हो सकती है। हाल फिलहाल अभी तो एक अवॉइड है, यहाँ पर अभी टेक्निकल इंडिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ये न्यूज़ के बाद भी स्टॉक अभी आप देखेंगे तो 3% डाउन चल रहा है। तो यहाँ पर अवॉइड रहेगा। एक बेस बना के स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है, तब यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तो अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये कहानी फ्लॉप। हाँ रचित भाई बताइए। सर, फिल्मों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं भी बोलने का, हाँ अगर हाँ आप बिल्कुल मौका बिल्कुल, दें। मैं सोच ही रहा था। मैं पहले ये सोच रहा था कि ये वाला सवाल रचित जी से पूछूं या एलोन मस्क वाला। तो फिर मैंने सोचा चलो एलोन मस्क वाला पूछ लेते। सारे गामा में तो रचित जी का अगर मन करेगा तो कूद ही पड़ेंगे। बताइए सर। सर बेसिकली देखिए, ये क्या हो रहा है, अब एक स्ट्रक्चरल चेंज है। हाँ। और आप ये देखें कि इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं, दे हैव बिल्ड अ ब्रांड। और ब्रांड बनने के बाद क्या हुआ है सर, इंडिविजुअली फॉर यू टू सेल एंड गेट द रॉयल्टीज बिकमिंग डिफिकल्ट। मतलब आज अगर आप सारेगामा प्लेटफॉर्म के साथ अपना मर्जर करके रख लेते हैं, तो आपके जो रॉयल्टी पेमेंट्स हैं, क्योंकि सर ये आप चाहे सारेगामा ले लीजिए, चाहे अमेजोन हम उठा के देख लें, टू एन एक्सटेंड अब स्पॉटिफाई और ये टिप्स के भी प्लेटफॉर्म अब धीरे धीरे आ रहे हैं, ये लोग क्या बन रहे हैं, स्ट्रीमिंग पार्टनर बन रहे हैं। अब एक सेटअप पूरा चेंज हो रहा है विद डिजिटलाइजेशन। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सारे की सारा सिस्टम सेटअप है, ये स्ट्रीमिंग पे जाता जा रहा है। सारे काम में आपने देखा होगा, इनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी सारे के सारे आ रहे हैं और उसको पुश दे रहे हैं। तो सर जो कंपनीज हैं जिन्होंने अपने इतनी मूवीज बनाई हैं, उनके रॉयल्टी पेमेंट्स होते हैं, उनको क्या लग रहा है कि ठीक है, आई एम गेटिंग कैश बेनिफिट, मैनेजमेंट मेरे पास रहेगा ही रहेगा, मैं अपना काम करता ही रहूंगा, एंड मैंने बिल्डअप किया है, उसका मुझे एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है। ये विन विन सिचुएशन है सर, दोनों ही चीजों के लिए। मतलब आप देखेंगे सारे गामा के अब जो प्लेटफॉर्म होंगे, उसमें आपको बंसाली की मूवीज और वो सारा देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा इंटीग्रेशन है, एक वेल थॉट ऑफ है। क्योंकि सर हो क्या रहा था कि जैसे ही हमने देखा था ना, ओटीटी इतना ज्यादा बढ़ रहा था, सिनेमाज में थोड़ा सा कूल ऑफ हो रही थी सिचुएशन। और हमें भी कितनी ऐसी मूवीज देखी हैं जो सिनेमा डेब्यू में गई नहीं, सिनेमा रिलीज में गई नहीं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज होके एंड दे मेड इट गुड। तो ये बात सही है
कि, और अगर आप देखेंगे ना सारेगामा एज ए कंपनी को, तो सर डेट फ्री कंपनी है और अच्छा डिविडेंड पे आउट भी इसने मेंटेन किया है। दो मैं वरुण भाई की इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगा कि यहाँ से कोई चेंज इमिडिएट नहीं आता। जिस तरीके ये पोजीशन है, हो सकता है आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते लोअर लेवल्स पे देखने को मिल जाए 348 लेवल्स पे, और अभी इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। ये एक बार मेंटेन करे अपने आप को 396 398 लेवल्स के ऊपर, और वहां पे सस्टेन करेगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट और एक अपमूव आएगा। गेम चेंज अभी नहीं, बट हाँ वैसे एक पॉजिटिव स्टेप है। तो लोअर लेवल्स पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जरूर इसमें चाहें तो अपनी थोड़ी थोड़ी करके पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है सर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है केन्स टेक पर, जहां पर कि इन्होंने मित्सुई के साथ करार किया है, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहे हैं। वरुण जी जरा देखें, ये बड़ा वॉलेटाइल शेयर रहा है पिछले 2 हफ्ते से, तो खास तौर से जब इसमें तेज गिरावट आई थी 2-3 सेशन में 30% की, जब कोटक की एक रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद इसमें कुछ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो इन्होंने अकाउंटिंग लेवल पर जो गड़बड़ियाँ थी वो पाई, मानी भी, कंपनी ने भी मानी कि हाँ हुई हैं, और कोटक ने भी अपनी रिपोर्ट में क्वेश्चंस उठाए थे। उसके बाद ये काउंटर 30% गिरा। फिर इस पे 1-2 रिपोर्ट आई जेपी मॉर्गन की और मैक्यूरी वगैरह की, तो उन्होंने पॉजिटिव आउटलुक दिया, 7500-7700 के टारगेट दिए। काउंटर रिकवर भी हुआ, 3700 से 4200-4300 की रेंज तक आया। अब मित्सुई जैसे बड़े प्लेयर के साथ ये अगर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की बात कर रही है, तो ये भी एक बड़ी खबर है सर, कैसे देखें इसे? जी, देखिए विवेक जी, यहाँ पर दो एस्पेक्ट, एक जो टेक्निकल, एक फंडामेंटल। फंडामेंटल आप देखेंगे तो काफी बड़ा करार है और यहाँ पर कंपनी को लॉन्गर टर्म में उनको प्रॉफिट होता दिख रहा है। बट आप देखेंगे तो केन्स का जो चलने का पैटर्न है, आप देखेंगे जनवरी 25 में भी इस तरह से ही करीबन 1700 के लेवल से एक तेज गिरावट आई थी। पूरे मंथली चार्ट पर आप देखें 35% के आसपास, और करीबन 3850 3900 के आसपास एक बेस बनाया था, और फिर से आप देखेंगे तो सितंबर के आसपास 7800 के लेवल्स अचीव किए थे। वापिस उसी लेवल से यहाँ पर हमें तेज गिरावट देखने को मिली है। इस बार भी 3850 3900 के आसपास से सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, और यहाँ पर 4400 से लेके 3850 का एक जोन बनाया है। अभी भी आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड से हमें एक बाउंस देखने को मिला है, बट फिर भी यहाँ पर वो बाउंस सस्टेनेबल नहीं रहा है, क्योंकि 4400 से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और अपना जो डेली का 10 EM है वहां पर एक उससे रिजेक्शन मिल रहा है। तो जब तक स्टॉक में आप कंसोलिडेशन नहीं होता, एक अच्छा बेस नहीं होता, और वहां से ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक यहाँ पर एंट्री थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि रिस्की हो सकता है। वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अगर 3850 यहाँ से नीचे के लेवल पर टूटता है तो काफी डाउनसाइड लेवल पॉसिबल है। तो एक बार 4400 4500 के आसपास स्टेबल हो जाए, उसके बाद हमें कोई अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तब एंट्री करनी चाहिए। और साथ ही में आप डेली और वीकली चार्ट्स पर भी आप देखेंगे तो एक ओवरसोल्ड जोन था, वहां से एक अच्छा बाउंस मिला है, बट अभी भी एक कंसोलिडेशन, एक बेस बिल्डिंग जरूरी है। एक कंपनी विक्रम सोलर, जिसमें कि सोलर के नाम से बड़ा आईपीओ चल गया और शेयर भी चला, और उसके बाद पिटाई भी ढंग से ही हुई है। अब 4371 करोड़ रुपए का कैपेक्स मंजूर हुआ है, जिसमें कि ये फेज़ 1 अपना जो बैटरी सिस्टम है उस पर खर्च करेंगे, बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर, और रकम को इक्विटी और डेट के थ्रू फंड किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर रचित भाई ये बताएं कि ये जो विक्रम सोलार जैसी कंपनियां हैं, इन पर बैट लगानी चाहिए? देखिए सर, इसमें ना इसको ऐसे समझा जाए कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लियर के स्टेटमेंट ये आ रहा है कि जो हम सोलर पुश चाह रहे थे ना, वो सोलर पुश कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है, और अभी उस पर थोड़ा सा वो एक टेपिड स्टांस अपना रखना चाह रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे पूरा का पूरा सोलर स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा आपको एग्रेसिव मूवमेंट अभी करता हुआ नहीं दिख रहा। दो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज, बट वही है सर, अभी जितने भी ये डेवलपमेंट्स या न्यूज आ रहे हैं, पहले की मार्केट कंडीशन क्या थी, लिक्विडिटी बेनिफिट था और एफआईआईज भी ऐसे रुष्ट होके नहीं बैठे हुए थे, अनसर्टनिटी भी नहीं थी। तो ये कुछ न्यूज होती थी जिसमें स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कर लेता था। अभी मार्केट सेंटिमेंट मूड माहौल ऐसा हो रखा है कि वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं। दो इट्स पॉजिटिव फॉर द कंपनी कि आप फंड रेजिंग कर रहे हैं, आप उससे कैपेक्स अपना आगे बिजनेस ग्रोथ में ही खर्च करेंगे, बट क्या ये हाथ के हाथ एक मूवमेंट देगा? नहीं। इसमें भी मैं एक यही चीज कहूंगा आपको कि एक मूवमेंट जरूर आपको देखने को मिल रहा है। ट्रेंड चेंज जब तक नंबर्स नहीं दिखाते तब तक नहीं, और ये मूवमेंट हार्डली आपको 244 रुपीज तक आता हुआ दिख सकता है। तो फॉर द टाइम भी थोड़ा कॉशियस रहेंगे, वही बेटर रहेगा। ठीक है।
वरुण जी, कोई शेयर आपके चार्ट पर आ रहा है जो कि हाल फिलहाल में लग रहा हो कि आपको अच्छा मूव देने की तैयारी कर रहा है? फिर 12 बजे आपसे जब मुलाकात होगी तब देखेंगे उस काउंटर को। जी देखिए विवेक जी, कंजम्पशन स्पेस में आप देखेंगे तो एक दो दिन से काफी अच्छा मूव आना शुरू हुआ है, और टाटा कंज्यूमर पर आप जब देखेंगे तो मेरी एक सलाह रही है कि अब 1120 1140 के अच्छे जोन है और वहां से एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। एक दो सत्र में आप देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। आज भी आप देखेंगे 1185 1183 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर 1185 1190 के बीच में अगर क्लोजिंग मिलती है तो अगला जो पड़ाव है 1240 के आसपास आ सकता है। टाटा कंज्यूमर काफी अच्छे बेस बिल्डिंग के साथ स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है मंथली वीकली डेली चार्ट्स पर, और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। ठीक है, ठीक है वरुण जी, मुलाकात करते हैं अब थोड़ी देर में आपसे 12 बजे। अब तब तक आप थोड़ा डेटा क्रंचिंग कीजिए, 12 बजे आपसे पक्का F&O में मुलाकात होगी। अब हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़ने वाले हैं, तो प्रदीप जी से मुलाकात करते हैं। इन द मीनवाइल हमारे साथ रचित जी जुड़े हुए हैं। रचित भाई, और कुछ खबरें जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक है ई क्लर्क्स पर। सर, ई क्लर्क्स में आज जो खबर आई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का जो बायबैक है उसमें इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है। 4500 रुपये पर शेयर पर पहले बायबैक करने वाले थे, 4800 रुपये पर शेयर पे करेंगे। अब बायबैक का साइज़ इन्होंने 6.60 लाख से घटाकर करीब 6.3 लाख शेयर कर दिया है। 300 करोड़ का बायबैक था। आज ही रिकॉर्ड डेट है, 22 तारीख से ये बायबैक खुल जाएगा। 4500 से 4800 रुपये प्राइस कर दिया, तो ये पॉजिटिव खबर की तरह देखे मार्केट, या इसको इस तरह से देखे कि बायबैक तो उतना ही साइज़ का है और प्राइस ठीक है थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन बायबैक का साइज़ भी घट गया। हालांकि प्रमोटर्स ने पहले ही मना कर दिया है कि हम इसमें बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनकी 53% से ज़्यादा की होल्डिंग है कंपनी में। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मौका तो है सर, अच्छे प्राइस पर। तो आज रिकॉर्ड डेट है, कुछ मौका है इसमें काउंटर में? देखिए विवेक सर, अभी एक्चुअली ना इन्फोसिस के बायबैक ने बहुत ज्यादा ये बात क्लियर कर दी थी कि टैक्स ट्रीटमेंट भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके बायबैक पे टैक्स ट्रीटमेंट, आप कौन से टैक्स स्लैब पे आते हैं और वो किस तरीके से होता है। वो एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है। मतलब मैं आपको बताऊं, टू अंडरस्टैंड इट, कि पूरा का पूरा जो आप बायबैक का प्राइस ले रहे हैं और फिर उसको कैसे क्लब करके किया जाएगा, आई थिंक यू कैन, आप ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं दर्शकों को कि वो एक टैक्स का जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत स्ट्रांग फोकस रखता है। और सर अब वही वाली बात है कि आपने प्राइस तो हाइक कर दिया है, बट इस स्टॉक पे अगर मैं 5-10% के अपसाइड के लिए बायबैक पे पार्टिसिपेट करूं, वो मुझे एक कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चीज नहीं लग रही है। एक अपमूव आपको जरूर देखने को मिला है, बट बहुत ज्यादा क्या एक्साइटिंग हो गई है वो चीज, नहीं, मुझे नहीं लगता। ये बायबैक कंपनी के लिए ओवरऑल वैसे ठीक है, बट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू कोई वही अगेन नथिंग दैट एक्साइटिंग जिसको लेके बहुत ज्यादा हम इस पे फोकस करें। बिल्कुल ठीक। देखिए, इनकम टैक्स स्लैब के चक्कर में बहुत सारे लोगों को इनकम जो इन्फोसिस के बायबैक में जो फ़ायदा मिला था वो बहुत ज़्यादा नहीं मिला था। एक दर्शक ने तो मुझे बोला था कि सर इन्फोसिस का शेयर 1500 चल रहा था, बायबैक 1800 पर था, लेकिन उनको बेनिफिट 187 रुपये का ही मिला, वो भी इतने सारे शेयर में जो रेशो आया वो बहुत कम आया। तो इफ़ेक्टिव जो बेनिफिट था वो बहुत कम रुपीस पर शेयर का आया। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है। अब इस चीज़ को तो देखिए, जो आदमी छोटे टैक्स स्लैब में है, यानी कि बायबैक भी उसी के लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज तो ये नहीं है। अब प्रदीप जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, आपको, रचित सर, आपको, एंड सारे व्यूअर को नमस्ते। प्रदीप जी, बात हो रही थी अभी बायबैक को लेकर, ई क्लर्क्स के बायबैक को लेकर और इन्फोसिस के बायबैक को लेकर। तो आज ई क्लर्क्स के बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। 4500 से बढ़ाकर उसका प्राइस 4800 कर दिया कंपनी ने। अच्छी खबर भी दिख रही है कि भाई प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन उसमें एक्साइटिंग एक पोर्शन ये कम हो गया कि शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दिए, तो बायबैक का साइज़ लगभग उतना ही रहेगा। चलिए, इस पर रचित जी से तो टेक ले लिया, लेकिन मैं एक टेक आपसे लेता हूं सर। आईओबी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जहां पर कि 38.5 करोड़ शेयर बेचने जा रही है सरकार और 19.20 करोड़ शेयर और बेचेगी अतिरिक्त शेयर अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिला ओएफएस को। 34 रुपये पर शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। सर, आपको कहाँ आता हुआ दिख रहा है आईओबी?
देखिए विवेक जी, एक टॉप बन चुका था लास्ट ईयर ही, ऑलमोस्ट February 24 के आसपास ही, ऑलमोस्ट 83 82 के आसपास टॉप बना के लगातार उसके बाद ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में नीचे ही आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक रिसेंट जो सपोर्ट लिया था, अगर हम चार्ट बहुत ही अच्छे से देखेंगे तो 33 32 के आसपास। तो एक बार वहां पे सपोर्ट है, लेकिन काउंटर में ज्यादा एक्साइटिंग कुछ है नहीं, चार्ट में वीकनेस है, हायर टाइम फ्रेम में भी, ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 33 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अगर किसी के पास है तो, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है रचित भाई, आपका टेक आईओबी पर, क्योंकि अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी स्टेक बेचा था गवर्नमेंट ने, तो ये जो छोटे छोटे सरकारी बैंक हैं इनमें स्टेक बिकने के लिए आ रहे हैं और इनमें स्टेक काफ़ी ज़्यादा भी हैं सरकार के, तो इसलिए एक समय पर जब इनको फंडिंग की ज़रूरत थी तो सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन के नाम पर इन सभी कंपनियों को, बैंकों को पैसा दिया था। और अब आईओबी में देखो तो 94.61% स्टेक है। अगर 3% स्टेक बिक भी जाता है विद ग्रीन शू ऑप्शन, वो भी 2% का ही OFS है, 1% तो ग्रीन शू ऑप्शन के नाम पर है, तब भी सरकार का स्टेक इसमें 90% से ज़्यादा होगा सर। ऐसे में मर्जर करने वाली कंपनी को फ़ायदा है, उसको ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये 75% पे लाना प्रेशर बना रही है सरकार अपने ऊपर ही, या पैसे ले रही है इन बैंकों से जल्दी कि मर्जर से पहले पैसे निकाल लो? क्या चल क्या रहा है सर? सर देखिए, मर्जर जो है वो भी पीएसयू बैंक्स में ही होता हाँ हुआ दिखेगा, तो मतलब वो एक ओवरऑल कैलकुलेशन आपका अलग तरीके से होगा। और सर कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है, मतलब आप देखेंगे ना कि हमने अभी आरबीआई की तरफ से भी एक कहीं ना कहीं इंफ्यूजन आते हुए देखा सिस्टम में। और ये पर्टिकुलर न्यूज जो है, इसमें भी सरकार अपना पैसा एक एग्जीक्यूटिव पे निकाल रही है, इस प्राइस पे निकाल रही है, बट क्योंकि स्टेक बहुत छोटा है तो बहुत ज्यादा कोई ओवररीड करने वाली बात नहीं है। मतलब यस, इट्स अ मूड डैम्पनर, और आपने आईयूबी में करेक्शन देखा है, ये करेक्शन हो सकता है आपको थोड़ा सा और लोअर लेवल पे ड्रैग डाउन होता हुआ दिख जाए। अभी 35 रुपए 17 पैसे चल रहा है, बट 3360 3370 लेवल्स पे जाके ये कहीं ना कहीं एक बॉटम आपको जरूर बनता हुआ दिखेगा, और उसके बाद एक मूवमेंट आएगा। और सर ये सेक सेल जो हो रहा है, इनके इंटरनल कैलकुलेशंस भी चल रहे हैं कि सर अभी ये वो भी रेशियोज देख रहे हैं कि कौन से बैंक को कौन से बैंक के साथ मर्ज करना है और कितना परसेंटेज कैसे होगा। दैट ऑल्सो माइट बी द पार्ट की उस एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, क्योंकि सर रेशियोज भी फिर इनको देखने करने पड़ेंगे प्रॉब्ली, उसको भी आप एक बार ये चीज समझ सकते हैं। कंप्लीटली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, और इस चीज को भी हम मानसिक तौर पे मान के चलें कि यहाँ से ये मूवमेंट करता है, और आप मान लीजिए कि 38 रुपए या 42 रुपए के आसपास की रेंज में आता है, वहां से फिर अगर कोई कैलकुलेशन या रेशियो सेटलमेंट्स के लिए सेलिंग आती है तो फिर वो आती हुई दिख सकती है। बट हाँ, बहुत ज्यादा कोई मूड डैम्पनर वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है। और जैसा कि अभी मूड माहौल के कारण हर स्टॉक के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कोई एडवेंचर या ओवर एक्साइटमेंट नहीं, उसी रेशियो में उसी रेंज में ये आ रहा है। तो लोअर लेवल पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पोजीशन एक बार अपनी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा अपसाइड अभी नहीं दिखता।